नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कल राहुल गांधी एमपी के आदिवासी बहुल इलाके में थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालाघाट में थे। दोनों ही जगह जो है वो आदिवासी बहुल हैं, भले ही वो चिन्हित ना हो। राहुल ने परिवार के बलिदान और उनके आदिवासियों के योगदान को गिनाया, तो आज मोदी ने बताया कि कांग्रेस ने कैसे आदिवासियों के बलिदानों को विस्मृत किया और चुनिंदा परिवारों को ही इतिहास में महिमा मंडित किया। मोदी ने अपने भाषण के 3 हिस्से किए। पहला हिस्सा स्थानीय, दूसरा प्रादेशिक और राष्ट्रीय और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय। तीनों में केंद्र की सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम लेकर राज्य सरकार के योगदान और कामों को उन्होंने तफसील से गिनाया। जनता की भीड़ और उससे मिल रहे सांकेतिक समर्थन से उत्साहित मोदी ने भावुक बातें भी की। कहा कि मेरा जन्म मौज करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि देश सेवा के लिए हुआ है। लोग मुझे गालियां देते हैं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को रोक रहा हूं। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए परिवार जो है वो भारत है, भारत ही मेरा परिवार है। मैं बाबा महाकाल का भक्त हूं, या तो उनके सामने झुकता हूं या आप यानी जनता के सामने झुकता हूं। एक बात उन्होंने और कही कि इस बार उन्हें एमपी में क्लीन स्वीप चाहिए, यानी मोदी के भाषण में भावुकता भी बहुत थी। जिस एकमात्र सीट को मोदी कांग्रेस से छीनना चाह रहे हैं, वहां के कई पुराने कांग्रेसी कमलनाथ के साथ अपनी बरसों की निष्ठा और समर्पण को तिलांजलि दे रहे हैं। जाहिर है कि वहां भी नाथ परिवार के सदस्यों के भाषण में भावुकता ही है। कमलनाथ ने पिछले दिनों कहा कि मैंने अपनी जवानी इस पूरे इलाके के लिए झोंक दी और आखिरी सांस तक यहां की सेवा करता रहूंगा। उनकी बहू प्रिया नाथ ने भी कहा कि पापा कमलनाथ के साथी जो ऐन वक्त में छोड़कर जा रहे हैं, उसको देखकर दुख तो होता है, लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं। तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे की कि भावुक अपील किसकी वोटर के मन में स्थायी बैठ जाएगी। मोदी की उपलब्धियों के आगे कांग्रेस की उपलब्धियां कितनी हैं और कितना अपील करेंगी। कौन किसके मुकाबले में भारी और कमजोर है। राहुल कोई करिश्मा कर पाएंगे या फिर जनता मोदी मोदी करके ही वोट डालेगी। बहुत सारे ऐसे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बालाघाट में रैली करने आए थे। अपने भाषण में उन्होंने लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों ही मसलों को ढंग से एड्रेस किया। बालाघाट के चिन्नौर चावल से लेकर वहां की साड़ी और बालाघाट गोंदिया ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से लेकर एमपी सरकार की उपलब्धियां और फिर उसके बाद केंद्र सरकार की उपलब्धियों में इसका जिक्र कि अब जो भारत है वो अपनी समस्या लेकर दुनिया के पास नहीं जाता, बल्कि दुनिया के देश जो आपस में लड़ रहे होते हैं वे आते हैं भारत के पास मशवरे के लिए। मोदी ने अपने भाषण में बहुत सी भावुक अपील भी की। जनता को बताया कि क्यों वे इंडी गठबंधन की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए नहीं, देश सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और झुकता है सिर्फ जनता और बाबा महाकाल के सामने, किसी से डरता नहीं है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है। अपनी तिजोरियां भरने राजनीति में आए हैं, वो मोदी को धमकी न दें। मोदी तो अपनी कमाई भी देश के काम लगा देने की आदत रखता है। मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। अपने भाषण में मोदी ने एक संकल्प लोगों को दिलाया कि इस बार क्लीन स्वीप चाहिए, एक भी सीट नहीं जानी चाहिए कांग्रेस के पास। जो एकमात्र सीट कांग्रेस के पास है वो है छिंदवाड़ा। कांग्रेस को बीते कुछ महीनों के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान छिंदवाड़ा में ही हुआ है। कई पुराने लोग कमलनाथ का साथ छोड़कर चले गए। जाहिर है कि वहां के भाषणों में भी भावुकता बहुत होनी ही है। कमलनाथ अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मैंने पूरी जवानी यहां के लिए झोंक दी और आखिरी सांस भी यहीं के लिए दूंगा। उनकी बहू प्रिया नाथ ने एक सभा में कहा कि हम में से कोई भी हिम्मत नहीं हारेगा। मैं भी डरी हुई नहीं हूं, बस दुख जरूर हुआ क्योंकि जब मैं पिताजी कमलनाथ को देखती हूं तो लगता है कि जिन जिन लोगों को कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, अपना परिवार माना, आज उन्हीं लोगों ने अग्नि परीक्षा के समय उनको छोड़ दिया। आज आप कहीं भी जाएं, आप अपनी छाती ठोक कर कह सकते हैं हम छिंदवाड़ा से आए। आपने मुझे प्यार और विश्वास दिया। मैंने तो
अपनी जवानी समर्पित कर दी, अपनी जवानी समर्पित कर दी। मेरे लिए ये निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, मेरे लिए तो ये मेरा परिवार है, मेरी बेटी। सारे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं दीदी आप बिल्कुल मत डरना, और मैं बोलती हूँ मेरी शक्ल में कोई भय लग रहा है आपको? मैं बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो दुख जरूर होता है क्योंकि दिल से हमने उन्हें माना था। कांग्रेस का साथ छोड़कर जाने वालों की कतार लंबी होती जा रही है। कुछ खुद को किसी न किसी वजह से समेट भी रहे। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष शोभा ओझा के बाद आज यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी विड्रॉ कर लिया या उन्हें कराया गया। खैर, दोनों पक्षों की भावुक अपील वोटर्स के मानस पर कितना पेबस्त होंगी, ये तय करने में अभी वक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, BST। तो उन मेहमानों का मैं सबसे पहले आपसे तारुफ करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं केदार सिरोही, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जवान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है केदार जी का। दूसरी मेहमान है वंदना त्रिपाठी, ये बीजेपी की विद्वान ऊर्जवान प्रवक्ता हैं। वंदना जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान हैं अक्षत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। अक्षत जी का भी स्वागत। शुरुआत करेंगे केदार जी से। तो केदार जी, आज आपने भी सुना होगा, जाहिर बात है कि विपक्ष के लोग तो बड़ा ध्यान से मोदी जी को सुनते हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई क्लीन स्वीप चाहिए मुझे, एक एक व्यक्ति के घर जाइए, जितने भी लोग तमाम कार्यकर्ता, मोदी बोलते हैं तो केवल बालाघाट में नहीं बोल रहे होंगे, जाहिर बात है कि वो पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश को एड्रेस करते हैं। उन्होंने कहा एक एक व्यक्ति के घर जाइए, कहिए कि मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है और आपको मोदी जी की मदद करनी है। यानी वो क्लीन स्वीप करना, छिंदवाड़ा अब आपके हाथ से जाएगा कि रुकेगा? सर, ये सपना है भाजपा के लिए। मध्य प्रदेश में इस बार बहुत अच्छा हम लोग करने जा रहे हैं। हम छिंदवाड़ा भी जीत रहे हैं, राजगढ़ भी जीत रहे हैं, हम रतलाम भी जीत रहे हैं, हम खरगोन भी जीत रहे हैं, हम धार भी जीत रहे हैं, हम मुरैना भी जीत रहे हैं, हम ग्वालियर भी जीत रहे हैं। सब जगह सर हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छा कांग्रेस के प्रति माहौल है। इसी से डरकर नरेंद्र मोदी जी को मध्य प्रदेश आना पड़ा। जब एक तरफ वो कहते हैं कि उनका संगठन यहाँ पर बहुत मजबूत है, यहाँ उनकी प्रयोगशाला है, तो आज वो यहाँ पर समय दे रहे हैं। जबकि उनका जो साउथ में है, एक नारा चल रहा है सर देश में कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ। मोदी जी 200 पार नहीं कर रहे हैं, तो जहां पर वो कमजोर है वहां पर जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आए, इसका मतलब उनको समझ में आ गया है। उनका जो सर्वे है वो बता चुका है कि स्थिति ठीक नहीं है। ये इस बात को और प्रामाणिकता जेपी नड्डा जी इंदौर में देते हैं। वो खुलेआम कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने दुश्मन शब्द उपयोग किया है। वो तो एक डायलॉग के उसमें उनका कहना था विपक्षी पार्टी को इतना कमजोर मत समझना, वो बहुत मजबूत है। हमें दुगनी मेहनत करेंगे तो ही हम यहाँ पर जीत पाएंगे। कोई भी कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस में ना रहे, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर बहुत मजबूत है। सर, बात ये हो रही है, आप देखिए मध्य प्रदेश में जो बातें आई है, मुद्दे की बात आ रही है। आज की तारीख में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने शिवराज जी को दरकिनार कर दिया, बाकी नेताओं को दरकिनार कर दिया। और ये जो दरकिनार के बीच की आपसी खाई भाजपा की जो है वो इनको बड़ी परेशान कर रही है, इसलिए मोदी जी को आना पड़ा। ठीक सर, मैं लास्ट 1 मिनट लूंगा। सर, लास्ट 1 मिनट लूंगा। बोलिए। मोदी जी मध्य प्रदेश में आए, सब लोगों की आशाएं अपेक्षाएं थी कि मोदी जी अपने विजन पर बात करें। उन्होंने फुलझड़ी और रॉकेट पर बात की, और सबसे बड़ा जो काम नेगेटिव काम किया, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, जिनका पूरा देश सम्मान करता है। ठीक है, एक बार वंदना जी को इन कर लेते हैं। वंदना जी ये कह रहे हैं कि आप लोग चूंकि डरे हुए हो, जो बात ध्वनित हो रही है, हो सकता है मैं शब्दशः यहाँ उच्चारित नहीं कर पाऊं, भाव ग्रहण कीजिएगा आप। ये कह रहे हैं कि आप लोग चूंकि डरे हुए हो, हार आपको सामने दिख रही है, इसलिए मोदी जी यहाँ लाए जा रहे हैं और उनकी रैलियां कराई जा रही हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार और नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। केदार जी की समस्या मुझे समझ में नहीं आती। ये कह रहे हैं ये ग्वालियर जीत रहे हैं, मुरैना जीत रहे हैं, छिंदवाड़ा जीत रहे हैं, ये किस आधार पर, कौन से तथ्यों के आधार पर इतने बड़े बड़े दावे करते हैं? अगर आपने 29 में से सिर्फ 1 सीट जीती है तो दावे भी उतने करिए जितना जनता डाइजेस्ट कर पाए। आप इतने बड़े बड़े दावे मत करिए। जब आपकी हार होगी तो आप
जनता से का सामना कैसे करेंगे, इसलिए दावों की भी एक सीमा होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए। अब रही बात हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम 400 के पार जाएंगे। क्यों कहती है? क्योंकि आज आपने देखा मोदी जी ने अपने बयान में स्वयं बोला कि उनका जन्म राष्ट्र निर्माण करने के लिए हुआ है, जनता के हित में कार्य करने के लिए। और आपने देखा भी कि किस प्रकार से ना उनका कोई परिवार है, उनकी जनता, उनके कार्यकर्ता ही उनका परिवार है। वो हमेशा जनता के लिए कार्य करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा वो लगे रहते हैं। आज वो यहाँ बालाघाट में रैली कर रहे हैं, कभी किसी राज्य में करते हैं। तो ये जो कहते हैं कि साउथ में नहीं करते, मध्य प्रदेश में करते हैं, तो आपको एक पूरी लिस्ट प्रदान कर दूंगी मैं केदार जी कि एक दिन में मोदी जी कितनी रैलियां करते हैं। आपके राहुल गांधी मोटी मोटी बात आपसे भी ले ली। बंदा तीसरे मेहमान को इन कर लेते हैं, अक्षत जी को इन करते हैं। अक्षय जी, दो चीजें हमने, चूंकि बिल्कुल ताजा है तो कोट भी कर पाएंगे हमसे। आऊंगा बंदा जी, आऊंगा। अभी तो बहुत वक्त है, बहुत ही ज्यादा वक्त है अभी तो। अक्षय जी, दो चीजें बिल्कुल ताजी हैं। आप भी बहुत सुदीर्घ अनुभव वाले पत्रकार हैं और जागरूक भी हैं, तो जाहिर है आपको भी पता होगा। कल दो जगह राहुल जी आए, लोकल कनेक्ट उन्होंने उस तरह से नहीं किया। आप देखिए, ट्राइबल पे बात करी, बहुत सारे मसलों पर बात की। आज मैं मोदी जी को भी बड़े ध्यान से सुन रहा था, कल राहुल जी को भी बहुत ध्यान से सुना मैंने। आज जब मोदी जी बोले तो उन्होंने लोकल बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट की। चिन्नौर का चावल कहा, जो बालाघाट में ही होता है। एक कोई साड़ी है, मैं शायद भूल रहा हूँ, वो साड़ी वहाँ बनाई जाती है, तो उन्होंने कहा इसको इस स्तर पर करना चाहिए। गोंदिया बालाघाट ब्रॉड गेज का जिक्र किया और उसके साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध तक की बात की। मतलब मानो उन्होंने लोकल बात की, डॉक्टर मोहन यादव की बात की, बालाघाट की बात की। ये जो फर्क है लोकल कनेक्ट करने वाला, इसे कैसे देखते हैं आप? सभी दर्शकों को, आप सभी को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभ। जहाँ तक लोकल कनेक्ट की बात है, उसमें तो मोदी जी का कोई सानी नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने भी कल काफ़ी उसके लिए प्रयास किया, जैसे कि हमने चित्र आज देखा भी कि वहाँ की एक स्थानीय महिला ने महुआ बीनने वाले से बात और वो उनको भेंट भी किया और वो भी करने का प्रयास किया। लेकिन जो लोकल कनेक्ट है, उनका जो अध्ययन रहता है, हर जिस भी स्थान पर वो जाते हैं, जैसे आज बालाघाट में थे तो आपने जो भी उदाहरण बताया, उन सारे चीज़ों का जिस तरह से उन्होंने उल्लेख किया और लोगों के साथ में अपने आप को कनेक्ट किया, वो वहाँ के जनमानस पे एक अलग छाप छोड़ता है। वो अपने आप को उनके साथ में जोड़ने का प्रयास करता है। और जैसा कि हमने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की अगर हम खास करके बात करें, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मंत्र दिया था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, और ये देने के बाद में उनको यहाँ पर 163 सीटें प्राप्त हुई थी। और इस बार जो उनका मैं भी मोदी का परिवार, ऐसा करके जो उन्होंने नारा दिया है, और उसके बाद 29 सीटों का पूरा टारगेट दे दिया है कि हमें एक भी सीट नहीं छोड़नी है। तो ये एक मतलब उसकी पीछे कुछ न कुछ रणनीति जरूर रही होगी, अदरवाइज वो हवा में तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, छिंदवाड़ा बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, उसके लिए अभी आपकी रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि किस तरह से कमलनाथ जी और पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है। लेकिन चुनाव के शुरुआत में जिस तरह की जो चर्चाएं चल निकली थी कि कमलनाथ जी भी भाजपा में जाने की तैयारी में है, उसने वहां पर स्थानीय स्तर पे काफ़ी डेंट उनको किया है। और दीपक सक्सेना जैसा उनका मजबूत दाहिना हाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, तो उसका बहुत प्रभाव उनके इस चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि हम मुरैना भी जीत रहे हैं, रतलाम भी जीत रहे हैं, राजगढ़ भी जीत रहे हैं, तो ये गिनती में उंगलियों में गिनने वाली सीटें लग रही थी। लेकिन और जहाँ दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों की बात कर रही है, तो जो आत्मविश्वास का जो स्तर है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। केदार जी को इनका लेते हैं। केदार जी, मंडला शामिल नहीं किया आपने, मैंने मंडला के बारे में तो मतलब एक आकलन ये भी है कि ओमकार मरकाम शायद माफ कीजिए कड़ी टक्कर वहां दे रहे हैं। खैर, आज जो बात जो मैंने अक्षय जी से कही वो आपसे भी कहूंगा कि वो जब अध्ययन लोकल मसले पे होता है, चिन्नौर का चावल, आपका जो भी मातृभूमि वाला जिला होगा वो या गांव होगा, उसका जैसे ही जिक्र आता है तो अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। मुझे भी लगता है एक सहज मानवीय गुण है, तो वो कनेक्ट हो जाता है व्यक्ति। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा प्रभावी हो गया होगा ये भाषण? बाकी तो बड़े मसलों पर उन्होंने बात की भी, लोकल मसलों पर भी बात की कि भाई 3 मैंने गिना भी दिया।
सर मोदी जी तो भाषण देने में अव्वल नंबर है। उन्हें भाषण में तो उनका कोई तोड़ नहीं। जनता भाषण से अब ऊब चुकी है। वादे तो बड़े बड़े किए थे, 15 लाख रुपए देंगे, गरीबी हटा देंगे, रुपए की कीमत जो है वो आधा कर देंगे। इस तरह की बातें जनता सुन सुन के अब उसका इंटरेस्ट नहीं बचा है। अब इंटरेस्ट बचा है कि मेरे घर में रोजगार कैसे आएगा, मेरी गैस की टंकी सस्ती कैसे मिलेगी। आदिवासी ये चाहता है उसका महुआ, गुल्ली, अचार, जो तेंदुपत्ता, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनका एमएसपी जो कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है वो कैसे होगा। अभी मैं वंदना बहन से बड़ी उनकी बात मुझे अच्छी लगी, बड़ी बातें की उन्होंने। अब ये आज भाजपा में ये दुविधा हो गई है, वो अपने आप में इतने कंफ्यूज है सर कि उन्हें पता नहीं है कि वो एनडीए में है कि भाजपा में है या मोदी में। वो 40 संगठनों का बना के एनडीए की बात करते हैं, वोट मांगने मोदी जी पे आते हैं। भाजपा अभी उनके पास निर्धारित मापदंड नहीं है। आज देखिए सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि देश में 45 साल से का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है बेरोजगारी, ये वो आदिवासी समझ रहे हैं। आज किसानों को 15 साल का 18 साल का सबसे न्यूनतम मूल्य मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, OECD की रिपोर्ट कह रही जिसमें पिछले साल ही 15 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। आप बातें बड़ी अच्छी करते हो, परिवार मानते हो, तो वहां पर देश के किसान 1 साल 13 महीने से आंदोलन करते हैं। जवाब लेते हैं, अब जवाब ले लेते हैं। बहुत डिटेल में आपका जवाब ले लिया। अब बंदना जी की तरफ चलते हैं। बंदना जी, मैं लगभग जब तक चुनाव नहीं हो जाता ये सवाल जरूर कर लेता हूं बीजेपी से कि ठीक है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये ठीक है कि सीटें कन्वर्ट हो जाती हैं आपके तरफ, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा कि जिन इलाकों में रैलियां आपके बड़े नेता या इनके बड़े नेता कर रहे हैं वो ट्राइबल एक वोट बैंक तो है कांग्रेस का। उसने लोकसभा चुनाव में भी पिछली बार ठीक ठीक दिया था और विधानसभा चुनाव में भी ठीक ठीक दिया था, तो उसे मैनेज करने के कि इस बार वो उन्हें ठीक ठीक नहीं दे, भले सीट में कन्वर्ट नहीं हुआ पिछले बार, लेकिन दिया तो वोट तो गया था। ये वोट आपकी तरफ आएगा इस बार? देखिए प्रवीण जी, युद्ध में जीत होती है या हार होती है? जीत तो हमारी ही होती है, तो जरूर हम कुछ ऐसा करते होंगे कि जो हमारी जीत होती है। हम जनता के हित के कार्य करते हैं। आपको याद होगा 2003 के पहले का बालाघाट नक्सल प्रभावित, नक्सलाइट आतंक से लैस नंबर 1 अगर कोई मध्य प्रदेश में एक प्रदेश सरकार के मंत्री की हत्या भी हो गई थी। और आज आप उस बालाघाट को देखिए, वहाँ के चावल, वहाँ की साड़ियाँ फेमस हैं। आप देखिए कि किस तरह से वहाँ के आदिवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारे प्रदेश की सरकार ने किया है। वहाँ के आदिवासियों के लिए 63 कानून लाकर जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाया, वहाँ के आदिवासियों को रोजगार दिया। तो ये सारे कार्य करने के कारण ही भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 बार से वहाँ पे चुनाव जीत रही है, वही कारण है। तो कांग्रेस पार्टी टक्कर अवश्य दे सकती है, लेकिन विजयश्री हमें ही प्राप्त होगी। और उसका कारण है हमारी जो आदिवासियों के लिए लाई गई योजनाएं हैं, आदिवासियों के हित में जो हम कार्य करते हैं, और हमने जो वहां से नक्सल आतंक को खत्म किया है, जिसको कांग्रेस पार्टी हमेशा स्पॉन्सर और प्रमोट करती रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि किसी भी प्रकार से देश में आतंक मचे, देश में लड़ाई झगड़े का माहौल रहे। आपको याद है जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपने बम धमाके, बम विस्फोट, आतंकी हमले, इस तरह की घटनाएं ना के बराबर हो गई। और याद करिए मनमोहन जी की सरकार, जब ताज होटल में क्या होता था, हर जगह किस प्रकार से मुंबई, पुणे जैसे शहरों में लोग जब घर से निकलते थे तो ये सोचकर निकलते थे कि जिंदा वापस आएंगे कि नहीं। उसी प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोग शाम को जल्दी घर वापस आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी जान का पता नहीं होता था कि जिंदा वापस। आज मोदी जी के राज में मैं तीसरे मान को इन कर लेता हूं, बहुत देर से नहीं किया। अक्षय जी के पास जाता हूं। अक्षय जी, एक तो ओबीसी बहुल जिला, मतलब मध्य प्रदेश का इकलौता जिला बालाघाट जो ओबीसी बहुल है। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी कहीं भी से भी बोल रहे हों और उनके लक्ष्य कई तरह के होते हैं, जो देश में आज भी उन्होंने इंडी गठबंधन के लिए जो भी तमाम चीज़ें कहीं, वो एक तरह का जवाब था कि भ्रष्टाचारी जो है वो मुझे धमका नहीं पाएंगे, और जिनकी भी तिजोरियों में पैसा है नंबर 2 का, वो सारी तिजोरी खाली करवा ली जाएगी या वो जेल में जाएंगे टाइप का। तो ये एक तो यहाँ के लिए मैसेज और एक देश के लिए मैसेज, आप कैसे परिभाषित करते हैं इसे? वो एक मंच से बहुत सारे मुद्दों को एड्रेस करते हैं।
आपने जैसा शुरुआत में बताया कि उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध पर भी आज यहाँ पर बात करी, तो उनका एक मंच से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना जो मत है उसको, उस विषय को उन्होंने टच करने की हालांकि कोशिश उन्होंने करी। नाम नहीं स्थानीय लिया मुद्दे रूस तो यूक्रेन का, हमारे लेकिन सारे- उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें जो हैं वो दूसरे देशों के पास अपनी समस्या सुलझाने जाती थी, आजकल जब दो देशों पर युद्ध होता है तो हमसे मशविरा लेने आते हैं, ये कहा था। तो मैं अंदाज लगा लिया कि रूस यूक्रेन ही होंगे। जी, तो भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो जिस तरह से, मतलब उनके कहने का अर्थ ये था कि भारत कितना मजबूत हुआ है। भारत की स्थिति जो वैश्विक स्तर पे है, आर्थिक रूप से भी हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उसको लेकर भी लोग अब हमारे पास आने लगे, हम दूसरों के पास नहीं आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति जो मजबूत हुई है उस पर उनका केंद्र था, उनका कहने का तात्पर्य था। और स्थानीय स्तर पे उन्होंने जिस तरह से बालाघाट की समस्याओं को, बालाघाट के गौरव को टच करने की कोशिश करी, तो वो सभी स्तर पे इंडी गठबंधन भी उनके टारगेट पे रहा। तो एक मंच से बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने छूने का प्रयास वहाँ से किया है, और उसका प्रभाव जो है, क्योंकि उनकी एक रैली का प्रभाव पूरे देश में पड़ता है, तो वो उसको भली भांति जानते हैं, और उसी के अनुसार उन्होंने वहाँ आज जो बालाघाट का भाषण था उनका वो उसी के अनुसार था। कांग्रेस भी हालांकि विधानसभा चुनाव में लगभग 40-41% वोट जो है उस इलाके में तो अच्छा किया ही था। मंडला बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने ठीक किया। मंडला बालाघाट छिंदवाड़ा तो एक नंबर था उनका। स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा रहे ही हैं, आदिवासी बेल्ट जो है हमेशा कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, और उसको पूरी तरह से हम नकार भी नहीं सकते हैं। लेकिन बस ये है कि इस समय जो जिस तरह की हवा चल रही है, अभी ये हो गया है कि मोदी जी ने कांग्रेस को अपनी पिच पे बैटिंग करने के लिए खींच लिया है, कि 400 पार का जो उन्होंने एक माहौल ऐसा बना दिया है, तो अब उस तरह का लोग बाग उससे ही सारा कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक बार केदार जी को इन कर लेते हैं सर। केदार जी, एक मैं सुन रहा हूं बड़ी बारीकी से, आपके तमाम दोनों पार्टियों के नेताओं को सुन लेता हूं, तो दिग्विजय सिंह जी के का भी अपील जो हो रही है वो बड़ी इमोशनल हो रही है। कमलनाथ जी और उनके परिवार की दो हमने यहाँ अपने दर्शकों को सुना भी दी। आपके दमोह के जो कैंडिडेट हैं वो मंच से रोने लगे थे। तो ये जो इमोशनल अपील है, आपको लगता है कि अपील कर जाएगी वोटर के मन में? देखिए, अपनी अपनी बात रखने का तरीका होता है सर, और सब लोग अपने अपने लोगों से जुड़े होते हैं, उनसे संवाद करते समय भावनाएं प्रकट हो जाती है, और उन भावनाओं के आधार पर लोग उनसे जुड़ते भी है। ये सभी दलों के लिए होता है। पर सर, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जनता के पास है कि अपने मुद्दों का, अपने हक की बात कौन करे। अगर हम मंडला की बात करें तो मंडला में कलेक्टर साहब को अभी चैन सिंह जी ने बेचैन कर दिया था विधानसभा चुनाव में, जनता उनके पक्ष में नहीं थी। अब मरकाम जी आए हैं, वो भी उनको अब कोई काम का रहने नहीं देंगे, क्योंकि मरकाम जी का वहाँ के हर क्षेत्र में बहुत सीधा संवाद है, सीधी पकड़ है, लोगों से उनका बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है, सतत अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो इस बार वहां पर जो माहौल दिख रहा है वो भाजपा को लग गया है कि मरकाम जी जीत रहे हैं, कांग्रेस जीत रहे, इसलिए वहां पर ये लोग ताकत लगा रहे हैं। देखिए, देश में बड़े नेता जहां भी आते हैं वो अपने हिसाब से संदेश देने की कोशिश करते हैं। कल राहुल जी ने कितना बड़ा संदेश दिया कि हम 6 अनुसूची ले आएंगे, तो उसमें जो कलेक्टर का शासन है वो खत्म करेंगे सर। कल कहा उन्हें आदिवासी क्षेत्र में उनकी समितियां हैं वो जिला चलाएगी। कितना बड़ा संदेश दिया, कितनी बड़ी बातें मान ली। जो आज की तारीख में लद्दाख में सोनम वांगचुक जो कि 3 इडियट फिल्म जिन पे बनी है, वो भी यही मांग कर रहे हैं। तो एक जब भी कोई बड़े लीडर आते हैं तो वो अपनी बात को आगे रखते हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी तक भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, सिर्फ इधर उधर की जवाब ले लेते हैं। बंदा जी से जवाब लेते हैं, वक्त अब फिसल रहा है वाकई हाथ से, तेजी से बंदा जी जवाब। देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में अगर आप बात करेंगे तो आप लोगों को अपने आला कमान की इतनी चिंता करनी चाहिए कि उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो जाता है। आप अपने आला कमान की चिंता नहीं कर पा रहे, आप अपने जनता की क्या चिंता करेंगे। और आपका जो ये मैनिफेस्टो आया है, इसके विषय में आप भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। ये 1936 के मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो लाकर आप जनता में क्या दिखाना चाहते हैं? ये सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी मैनिफेस्टो लाकर फिर से आपने जाति के आधार पर लड़ा दिया, धर्म के आधार पर राग अलाप दिया ना। आऊंगा केदार जी, वक्त रहा तो आऊंगा, पहले बात इनकी पूरी ले लेते हैं। महिलाओं को अधिकार देना सनातन विरोधी। सुन लेते केदार जी, पहले एक एक करके आपके वक्त भी मोती जल्दी बंदा जी बात पूरी करिए, फिर अक्षय जी के पास भी जाना है। और देखिए, आपके
कि जो ये घड़ियाली और ये जो दिग्विजय सिंह जी माफी मांग रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कमलनाथ जी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो एक बात बताइए कि घड़ियाली आंसू बहाकर आप जनता, अरे भाई उनके सारे लोग खींच के ले आओगे आप, तो व्यक्ति बोलेंगे ही मंच से, वो भी बोलेंगे, उनकी बहू भी बोलेंगे कि कुछ रहने ही नहीं दे रहे हो आप उनके पास। देखिए प्रवीण जी, कल आपने दिग्विजय सिंह जी का वीडियो देखा, किस प्रकार का अश्लील अभद्र तरह का वो डांस करवा रहे थे। महिलाओं को मनोरंजन की वस्तु समझते हैं ये लोग, ये क्या महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। और ये जो घड़ियाली आंसू है, इनके विषय में बस एक ही चीज कही जा सकती है कि घड़ियाली आंसू जिस तरह से आप बहाते हैं, जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद आपके चरित्र में वो परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से आप रो रो की जनता को बरगला, तो जनता आपके इमोशनल ड्रामा में, मेलो ड्रामा में नहीं आने ठीक है। वाली है। अक्षत जी को इन करता हूं, अब अक्षत जी को इन करता हूं। अक्षत जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मोदी जी के भाषण से ही उसका एक सिरा मिलता है, उन्होंने कांग्रेस पे तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि इंडी गठबंधन के जो कुछ लोग हैं वो सनातन विरोधी हैं। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का भी विरोध किया था उस वक्त, नंबर एक। और दूसरा, राम मंदिर इतनी प्रमुखता से बीजेपी के एजेंडे में अब कम क्यों दिखता है? डेवलपमेंट पहले है। अब शुरुआत से ही उन्होंने अपने, जब पिछला चुनाव वो जीते थे कि मैं अपने कार्यकाल खत्म होने के बाद में अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा, तो वो रिपोर्ट कार्ड जो उन्होंने संसद में भी रखा था और अपने जनप्रतिनिधियों के सामने भी रखा था, उसमें जो भी उन्होंने वादे किए थे वो उन्होंने बताया कि मैंने इन सबको पूरा किया है। तो विकास तो उनकी प्रमुख उनका मुद्दा है ही सही, जो उन्होंने काम किए हैं, और वो लोगों को दिख भी रहे हैं, इसलिए लोग बाग उनकी बात को मान भी रहे हैं। ऐसा सामने से प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत भी हो रहा है। जहां तक राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा तो अब लोगों के जहन में बस चुका है। जिस तरह 500 साल मतलब बाद उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अब वो तो एक सबके मन में बस चुका है कि 500 साल बाद रामलला हमारे। ठीक है अक्षय जी, माफ कीजिए, रोकना पड़ेगा आपको, वक्त इजाजत नहीं देता इससे ज्यादा आगे जाने की। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है जो बात अक्षय जी कह रहे थे कि भाई एक योजना के तहत बीजेपी उन प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जा रही है, उन कामों को आगे लेके जा रही है जिसमें ये लगे कि हाँ पब्लिक गर्व की अनुभूति कर सके, जिसमें उस पर ये छींटे नहीं आए कि ये लोगों को बांट के और वोट मांग रहे। अब कितना ये फायदा पहुंचाएगा, कितना नुकसान पहुंचाएगा, भावुक अपीलें कितनी कारगर होंगी, तो रोज की तरह यही कहूंगा कि पता तब चलेगा जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।